नमस्कार, आप सभी का द ज्ञान सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसको हम लोग जानेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ linear equation of two variable। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या क्या है, सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन को, चैप्टर से रिलेटेड बात को हम जानते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, यह सब बात पढ़े हुए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो नोट नहीं करना है, सब आपको नोट करा चुके हैं, है ना। सिर्फ आपको समझते चलना है, जहां दिक्कत होगा वहां पे बताना है, ठीक है। दो एक संख्या ही तो जानते हैं। चर, चर का मतलब क्या होता है? अज्ञात राशि, जिसे आप नहीं जानते, है ना। यानी कि कितना चर की संख्या होगी? दो, है ना। और रैखिक का मतलब क्या होता है? जब चर का घात एक हो तो उसको क्या बोलते हैं? रैखिक। और समीकरण का मतलब क्या हुआ? जिसमें बराबर का चिन्ह रहता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। युग्म का मतलब होता है कि उसी तरह का समीकरण दो ठो आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, पेयर होता है, ठीक है। तो अब देखिए, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या कहलाएगा? तो वैसा समीकरण जिसमें शामिल दो चरों का घात क्या हो? एक होता है, उसको क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार का समीकरण कितना मिल जाए? दो ठो मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण जानेंगे, तब रैखिक युग्म में चलेंगे, है ना। यानी वैसा समीकरण जिसमें दो चर शामिल हो, एवं दोनों का घात कितना हो? एक हो, तो उसे क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है। अब देखिए, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें देखिए, यहां पर x और y दो चर है, a b c यह क्या है? वास्तविक संख्या है ना। लिखेंगे यहां a b c क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। एवं a और b नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। एवं a b नॉट इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत? आप बता सकते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ? वैसा समीकरण जिसमें दो चर शामिल हो और दोनों चरों का घात कितना हो? एक हो, उसको क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है? इसका यह व्यापक रूप हो गया। अब देखिए, इसी में क्या मिलता है? इसी में हमको मिलेगा कि इसके कितने हल है ना। अब ऐसे सबसे पहले आप समीकरण का हल पढ़ चुके हैं, क्या होता है समीकरण का हल? क्या होता है बताइए? समीकरण का हल का मतलब हुआ, समीकरण के हल का मतलब हुआ, जैसे यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसमें दो गो चर शामिल। तो अगर कहा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल का मतलब क्या हुआ, तो समीकरण में शामिल दोनों चरों का वह अचर मान जिसको उसमें प्रतिस्थापित करने पर
वह क्या करे, उसके दोनों पक्ष बराबर हो, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। जब द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर भी समीकरण का हल हमने बताया था। तो दुनिया के किसी भी समीकरण के हल की अगर बात आती है, हल यदि पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे, है ना, कि किसी भी समीकरण में शामिल चर का वह मान जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, वह उस समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लेते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस के बराबर 0 का हल x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ध्यान दें। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि x का मान 2 है और y का मान 1 है, यह इस समीकरण का क्या है, हल है ना। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। यानी कि इन दोनों मानों को हम रखेंगे तो इसके दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हम मान रखेंगे, है ना, जब x बराबर 2 और y बराबर 1 तो 2 गुना x का मान 2 प्लस 3 गुना 1 जोड़ के बराबर 0, 2 दूना 4 और 3 एकम 3 जोड़ के बराबर 4 3 7 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर यह के का मान हो गया। इस तरह के प्रश्न आपसे लघु उत्तरीय में एवं ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत बोलिए। तो यह हो गया समीकरण का हल। अब रह गई बात कि तब इसके हल होते कितने हैं, कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हल। तो इसको हम लिखेंगे नोट में, ध्यान दीजिएगा। यह हम लोग नीचे के क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनंत होता है, अपरिमित रूप से अनंत होता है। अब बताइए अनंत कैसे होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक चर का मान अपने मन से रखते हैं। तो जितना हम मान एगो चर का रखेंगे उतना ही दूसरे चर का मान प्राप्त होगा, है ना। तो अनंत कैसे प्राप्त होता है, तो दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम अपनी स्वेच्छा से एक चर का जितना भी मान हम रखते हैं उस चर के सापेक्ष दूसरे चर का मान उतना ही प्राप्त होता है ना। इसलिए अगर अनंत मान अगर एक चर का रखते हैं तो अनंत हल हमें माने अनंत मान दूसरे चर का भी प्राप्त होगा। ठीक है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है ना। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें एक चर का मान रखने पर उसके सापेक्ष दूसरे चर का मान प्राप्त होता है जो अपरिमित रूप से अनंत होता है। अनंत मतलब अनंत का मतलब क्या होगा, जिसको गणना नहीं कर सकते कि 2 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा, कितना होगा यह पता नहीं होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम अनंत कहते हैं। या आपको पता हो कि इसकी संख्या 2 होगी तब अनंत नहीं कहेंगे, 3 होगी तब अनंत नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है, आपके अनुसार है, आप जितना चाहे आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसके हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, और इस हल बिंदुओं को लेकर अगर हम इसका आरेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो इसका ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, एक
सरल रेखा होता है। अब देखिए, यह भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है? कितना हल होता है? अनंत हल होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यह तो हम लोग जाने सिर्फ दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम लोग जानेंगे क्या? युग्म। क्या जानेंगे? युग्म। अब देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मतलब यह हुआ कि एक ही तरह का दो चर वाला रैखिक समीकरण कितना ले लिया जाए? दो ठो ले लिया जाए। कितना ले लिया जाए? तो उसको हम क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यानी हम कैसे लिखेंगे इसको? एक ही प्रकार के दो चर वाले रैखिक समीकरण जब दिए जाते हैं या लिए जाते हैं तो उस युग्म को हम क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यानी कि एक ही प्रकार का मतलब क्या हुआ कि अगर दो चर के रूप में आप एक्स वाई ले रहे हैं तो दो समीकरण जो आप लीजिएगा दोनों में दो चर के रूप में एक्स और वाई ही होने चाहिए। अगर यू और भी ले रहे हैं तो दोनों चर में क्या होने चाहिए? यू और भी ही होने चाहिए। बात समझ रहा है ना? जैसे अब देखिए, हम मान लेते हैं कि एक समीकरण ले लिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो हमको जो दूसरा समीकरण लेना होगा वह भी क्या लेंगे? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन अब दो को लिए है तब यहाँ पे तो पहचानने में दिक्कत हो जाएगा। दोनों एक ही तरह का है, आप किसको क्या कहिएगा? तो इस पहचान के लिए हम एक उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं? सो देखिए, अब इसमें जो इसका गुणांक होता है उसका नाम बदल देते हैं। इसको हम लिखेंगे A1 B1 C1, इसको लिखेंगे A2 B2 C2। इसका तात्पर्य हुआ चर में कोई बदलाव नहीं होगा, दोनों समीकरण में चर समान होगा, लेकिन जो अचर है, जो इसका गुणांक है, उसको आप बदल सकते हैं। उसको आप बदल सकते हैं, है ना? इसमें यह परिवर्तित होकर के आएगा। लेकिन समान तभी कहलाएगा युग्म जब दोनों में चर क्या हो? समान। जैसे इसमें देखिए एक्स और वाई है तो इसमें भी एक्स और वाई है ना? केवल मान कौन बदला है? अचर जो उसके साथ गुणांक में है वह मान बदला है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहां पर यह हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां से इसके हल का निर्धारण करेंगे। इसके हल का निर्धारण करेंगे कि हल किस प्रकार के मिलेंगे, है ना? तो हल का निर्धारण हम करते हैं यहां पर कितने प्रकार से बताइए? दो प्रकार से। एक गुणांक के आधार पर करते हैं और एक क्या करते हैं? ग्राफ के आधार पर। एक गुणांक के आधार पर और एक ग्राफ के आधार पर, है ना? तो अब हल का निर्धारण करेंगे। देखिए, हल का निर्धारण किसकी हल का निर्धारण कर रहे हैं हम लोग? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। और आपको बता दूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने चर होते हैं? दो चर होते हैं। इसीलिए आपको समीकरण कितना लेना पड़ा है? दो ठो लेना पड़ा है। अगर एक ही चर होता, एक चर वाला ही रैखिक समीकरण होता तो आपको दो समीकरण लेने की आवश्यकता नहीं है। यह आप जान लीजिए कि किसी भी समीकरण में जितना चर होता है उतना ही हम लोग क्या करते हैं? समीकरण हमको लेना पड़ता है। अगर किसी समीकरण में तीन चर दिया हो तो कितने समीकरण लेने पड़ेंगे उसका हल निकालने के लिए? तीन समीकरण लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? तीन समीकरण, है ना? और जो भी बता दें आपको कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, आपको अगर लाभ मिलेगा तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, है ना? आपको कंटिन्यू जो भी आपको मटेरियल है, जो भी कंटेंट्स हैं आपको पढ़ाई के लिए, वह सब कुछ उपलब्ध कराए जाएंगे। तो हल का निर्धारण अगर हम करते हैं तो दो प्रकार से। पहला क्या हो गया बताइए? गुणांक या अचर पर के अनुसार, ठीक है?
अब देखिए कैसे हम करते हैं। तो जो पहला समीकरण में होता है, पहला समीकरण में जो x का गुणांक होता है उसको क्या लेते हैं हम, a1 क्या लेते हैं, और जो y का जो गुणांक होता है, y के साथ गुणांक होता है वो उसको क्या लेते हैं, b1। और जिसके साथ ना x होता है ना y होता है, यानी कि चर नहीं होता है, उसको क्या लेते हैं, c1। यह पहला समीकरण से हो गया। यही जब दूसरा समीकरण में चलते हैं तो x का गुणांक क्या लेते हैं, a2, y का गुणांक क्या लेते हैं, b2, और जिसके साथ चर नहीं होता उसको क्या लेते हैं, c2, है ना। तो अब देखिए अब यहां पर क्या आएगा, सबसे पहला काम होगा कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेंगे, है ना। पहले इसको समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम लिखे x माइनस 2y बराबर 6, है ना, और 3x माइनस y बराबर 5 लिखे। यह पहला समीकरण हो गया और इसको दूसरा समीकरण मान लिया, हो गया। हमने क्या बताया, पहला समीकरण से क्या मिलने वाला है, a1 b1 c1, और दूसरा समीकरण से मिलने वाला क्या है, a2 b2 c2, ठीक है। तो पहला समीकरण से a1 कहां से मिलेगा, x के गुणांक से। तो x के साथ यहाँ पर कुछ भी गुना में नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, a, यानी कि a1 बराबर कितना हो जाएगा, a। बोलिए इसी तरह से b1 का मान क्या होगा, -2, यानी कि जो y में गुना होगा, तो y में गुना है 2 और उसका चिन्ह है माइनस, यानी कि -2। और c1 का क्या मान हो जाएगा, -6, इसको इधर लाएंगे -6। इसी तरह से समीकरण 2 में हम a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। a2 का मान कितना होगा बताइए, b2 का मान कितना हो जाएगा, y के साथ कोई भी गुना में टर्म नहीं दिखाई दे रहा तो 1 होगा, और इसका चिन्ह क्या है, -1, और c2 का मान कितना होगा, बोलिए आप सभी यह a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। जब यह निकाल सकते हैं तो हल भी निर्धारित कर सकते हैं कितने प्रकार के हल मिलेंगे, है ना। कितने प्रकार के हल, यहाँ पे 3 प्रकार के आपको हल दिखाई देंगे। कौन कौन, एगो अद्वितीय हल होगा, माने अद्वितीय का मतलब हो गया कि x और y के केवल एक मान ऐसे मिलेंगे जो दोनों समीकरण के लिए सही होंगे, सत्य होंगे, ठीक है। और एक हल मिलेगा आपका, क्या कहते हैं, नहीं माने दूसरा जो मिलेगा वह अनंत हल मिलेगा, अपरिमित रूप से अनंत हल, और एक मिलेगा कोई हल नहीं, यानी कि 3 कंडीशन हम यहाँ पे तैयार करेंगे, है ना। अब देखिए इसको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के निकालने के पश्चात हम क्या निर्धारित करते हैं, a1 बटा a2, a1 बटा a1 b1 c1 निकाल लेंगे, a2 b2 c2 निकाल लेंगे, तब a1 का a2 के साथ तुलना करेंगे। a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, ठीक है, तो हल क्या होगा, अद्वितीय। हल क्या होगा, अद्वितीय। अब यहां पर देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या बनाता है, ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा होता है ना। तो 2 समीकरण है तो 2 सरल रेखा मिलेगा, तो 2 सरल रेखा मिलेगा तो दोनों की स्थिति कैसी होगी, या तो वह दोनों एक दूसरे को कहीं काटेगा, नहीं तो समांतर होगा, और नहीं तो एक ही पर आएगा, यही ना 3 कंडीशन होगा। तो अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के, तो हल क्या होगा, अद्वितीय। रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, एवं समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, संगत या अविरोधी कहलाता है। बोलिए कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर यह सारे टर्म जो है यह ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। समीकरण दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए किस प्रकार का समीकरण है, यानी कि नाम पूछा जाएगा, है ना। तो आप तुलना करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यदि यह बराबर नहीं है तो यह हो गया, हो सकता है क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्या हो जाए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो गया। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, c1 बटा c2 से तुलना करेंगे, c1 बटा c2 से तुलना करेंगे, यानी कि यह बराबर नहीं हो किसके, c1 बटा c2 के, है ना। तो
बताइए, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होंगी बताइए, रेखाएं समांतर होंगी। अभी जब ग्राफ खींचेंगे तब आपको पता चलेगा, अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। और समीकरण युग्म कैसा होगा, समीकरण युग्म असंगत या विरोधी कहलाता है। अब जान लीजिए, यहां पे दो चीज है, संगत और असंगत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं संगत को कॉन्सिस्टेंट और असंगत को इनकॉन्सिस्टेंट, है ना। यानी कि जब हल मिलेगा तब उसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे, और जब हल नहीं मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे, है ना। यानी हल एगो मिले या चाहे अनेक मिले, अगर हल मिल रहा है तो उसको क्या नाम देते हैं, संगत, और जब हल नहीं मिलेगा तो उसको क्या दे नाम देंगे, असंगत, है ना। यह हो गया तीसरा इसका पॉइंट। तीसरा क्या हो सकता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2, है ना। यानी क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। तब क्या होगा, है ना। तो बताइए क्या होगा, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, है ना। एवं रेखाएं क्या होंगी, संपाती का मतलब होता है एक ही पर दोनों का आ जाना, है ना। रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी, ठीक है। एवं समीकरण संगत या आश्रित, संगत या आश्रित कहलाता। बोलिए कोई दिक्कत, यह हो गया किसके आधार पर, किसके आधार पर हुआ, यह गुणांक के आधार पर। कोई दिक्कत, फिर से समझ लीजिए। गुणांक पहले क्या करेंगे, पहला समीकरण से आपको क्या मिलेगा, A1 B1 C1। A1 कहां से मिलेगा, जो x का गुणांक होगा। B1 कहां से मिलेगा, जो y का गुणांक होगा। और जिसके साथ x और y नहीं होगा वह क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। हो सकता है कि जो समीकरण दिया हुआ x y चर में नहीं दिया हो, yz में दे दिया हो। जो भी चर दिया हो उसके अनुसार काम करेंगे, ठीक है। दूसरा समीकरण से क्या निकालेंगे, A2 B2 C2। क्लियर है, जो पहले चर के साथ होगा वह A2, जो दूसरे चर के साथ गुना में होगा वह B2, और जिसके साथ चर नहीं होगा वह क्या हो जाएगा, C2। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालने के बाद क्या निकालेंगे, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। उसके बाद क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या होगा, अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, तब हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और समीकरण क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा या अविरोधी कहलाएगा। क्लियर है। दूसरा, अगर A1 बटा A2 बराबर हो जाता है B1 बटा B2 के, तब क्या करेंगे, C1 बटा C2 से तुलना करेंगे, है ना। तो अगर C1 बटा C2 के बराबर नहीं होगा तब हल कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, असंगत और विरोधी कहलाएगा। और तीनों अनुपात बराबर हो जाए, यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो हल कितना होगा, अपरिमित रूप से अनंत हल होगा। रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। और समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, संगत या आश्रित। हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ग्राफ के अनुसार हम निर्धारित करेंगे, है ना। ग्राफ के अनुसार कैसे हल हम बताएंगे, यानी कि अब तुलना नहीं करें, सीधे ग्राफ बना दें, तो ग्राफ के आधार पर कैसे बताएंगे कि इसका हल कैसा होगा, है ना। यानी कि दूसरा हमको मिलता है आरेख के अनुसार,
तो इतना तो आपको पता है कि जो समीकरण होगा वह सरल रेखा होगा, और जब सरल रेखा होगा तो दो गो समीकरण है तो दो गो सरल रेखा होगा। तो जब दो सरल रेखा होगा तो पहला हो सकता है कि वो एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, है ना। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करे, क्या करे, चाहे प्रतिच्छेदी हो तो हल क्या होगा, अद्वितीय होगा, एवं समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, संगत या अविरोधी। ठीक है। दूसरा, रेखाएं, जब रेखाएं समांतर हो तो हल क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा, है ना। एवं समीकरण क्या होगा, असंगत या विरोधी होगा। ठीक है। और तीसरा क्या हो जाए, संपाती, माने एक लाइन पर आ जाए वो, है ना। तो जब रेखाएं क्या हो जाए, संपाती हो तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनंत हल होगा। एवं समीकरण युग्म संगत या आश्रित होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों आधार पर पढ़ लिए, है ना। अब यह हम लोग जान लिए कि हल का निर्धारण कैसे होगा, ये तो पता चल गया ना। अब ये निर्धारण करना सीखे थे, कितने आधार पर हम हल निर्धारित करते हैं। अब हल निकालेंगे, है ना, माने अब हल जो मिलेगा वो हल कैसे मिलेगा। अब यहां पर हमको अनंत हल नहीं निकालना है, कोई हल के लिए काम नहीं करना, हमको काम किसके लिए करना है, अद्वितीय हल के लिए। किसके लिए काम करना है, अद्वितीय हल के लिए। तो उस अद्वितीय हल को प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं, उसको हम लोग जानेंगे, यानी कि हल करने की विधि, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि हमको जाननी है कि वह विधि कितनी है, कैसे उसका निर्धारण हम लोग करते हैं, है ना। तो अब यह हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को के अद्वितीय हल को प्राप्त करने की विधि, अब देखिए, यह जो हल हम प्राप्त करते हैं इसके लिए प्रमुख विधि कौन कौन है। पहला विधि ग्राफीय विधि, है ना, ग्राफिकल मेथड। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तीसरा विलोपन विधि, यानी कि इसको कहते हैं एलिमिनेशन
मेथड। चौथा वज्र गुणन, यानी इसको कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और पांचवा एवं अंतिम विधि हमको पढ़ना है रूपांतरण विधि, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यह हम लोग को जानना है 5 विधि। इन पांचों विधि से हम लोग क्या करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का अद्वितीय हल प्राप्त करेंगे। और अद्वितीय हल कब मिलेगा हमें बताइए, उसके गुणांक से चेक कर लेंगे कब अद्वितीय हल मिलेगा। यानी कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है किसके, b1 बटा b2 के, तब हम उसको क्या कहेंगे कि यह हल जो है अद्वितीय होगा, और तब उसमें से हम इधर कोई विधि हम लागू करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मिटाएं। अच्छा ठीक है, लिखिए। देखिए यहाँ पे अब हम लोग एक एक करके सारे विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसको हटा देना। पहला विधि हम लोग को क्या जानना है, ग्राफीय विधि। जिनको जिनको नहीं समझ में आया था, जो पूछ रहे थे, वो अपना यहाँ पर ध्यान देंगे, जहां दिक्कत होगा उसको कहेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ग्राफीय विधि, वो क्वेश्चन बोलिए जो हम दिए हुए थे आप लोग। एक क्वेश्चन हम लेते हैं उदाहरण, इसके आधार पर हम काम करेंगे। कितना है, x माइनस 2i बराबर 0, और दूसरा माइनस 4y प्लस 4y कितना 20। अब देखिए, पहले हम यह जानेंगे ग्राफीय विधि में हम करते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट वाइज इसका जानेंगे कि कौन कौन प्रक्रिया हम इसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहला जो इसमें काम होगा हमारा, वो हम काम क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रत्येक समीकरण, प्रत्येक के द्वारा 2 या 3 या इससे अधिक क्या प्राप्त करेंगे, हल बिंदु प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब यह जो हल बिंदु प्राप्त करेंगे स्वेच्छा से होगा, यह हमारी इच्छा के अनुसार होगा। इसमें हम क्या करेंगे, अपने इच्छा के अनुसार एक चर का मान रखेंगे तो दूसरे चर का मान मिलेगा। ठीक है, और यह हल बिंदु कम से कम कितना, 2 या 3 या उससे अधिक, लेकिन 2 या 3 उससे कम आपको प्राप्त नहीं करना है, 1 से आपको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करेंगे बताइए, उन हल बिंदुओं को कहां रखते हैं, कार्तीय तल में प्रतिस्थापित करते हैं। और तीसरा काम आपका क्या होता है, तत्पश्चात है ना, उन बिंदुओं को मिलाकर क्या करते हैं, ग्राफ है ना, सरल रेखा ग्राफ खींचते हैं, है ना, खींचते हैं, जिसके द्वारा समीकरण युग्म
समीकरण युग्म का हल प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब कैसे प्राप्त होता है, आप दोनों का आप ग्राफ खींच लेंगे तो अब मिलेगा, अगर प्रतिच्छेद करेगा तो देख लेंगे कि x पे कहां मिला और y पे, वह उसका हल हो जाएगा, जो अद्वितीय हल हो जाएगा। अगर समांतर आ जाएगा तो लिख देंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, और संपाती हो जाएगा तो बता देंगे कि इस पर जितना इस पर बिंदु हो सब इसका हल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यह तीन काम ही हमें करना है। अब देखिए एक उदाहरण हम लिए हैं, इसके माध्यम से हम इसको बना करके चेक करेंगे। ठीक है, यह हमें तीन काम करना है। पहला काम क्या होता है बताइए? सबसे पहले क्या करेंगे? हल बिंदु ज्ञात करेंगे। हल बिंदु कम से कम कितना होना चाहिए? 2 या 3, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा उसके बाद हम क्या करेंगे? उन हल बिंदुओं को कहाँ रखेंगे? कार्तीय तल में। उसके पश्चात क्या करेंगे? उन हल बिंदुओं को मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगा, और जब सरल रेखा प्राप्त होगा तो सरल रेखा की स्थिति के अनुसार उसका हल का निर्धारण हम कर देंगे। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब इसके बाद अब एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे काम हुआ। ध्यान देंगे, यह आप ले लिए, इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको कर देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, हम 2 मान कम से कम रखेंगे समीकरण 1 में। जब x बराबर 0 तो x हो गया 0, माइनस 2y बराबर 0, माइनस 2y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? पुनः x बराबर -1, क्या ले लिए? x बराबर नहीं, y बराबर माइनस, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 गुना -1 बराबर 0, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यह समझ आ रहा है? हमने क्या किया? 2 मान लिया, किसी भी चर का ले सकते हैं। एक में हम पहले क्या लिए हैं? x का मान लिए हैं, दूसरे में क्या लिए? y का। अब आपको यह निर्धारित करना है कि किस चर का मान हमें रखना है। एक चर का मान आप रखिएगा तो दूसरे चर का मान आप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम सारणी बना देते हैं यहाँ पे, कि ध्यान रहेगा सारे मान एक जगह रहेंगे। x हो गया, y हो गया। x का मान 0, तो y का मान कितना? 0, फिर y का मान -1, तो x का मान -1। बोलिए कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? चलिए पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 में, है ना। अब देखिए x बराबर 0, तो जब x 0 ले लेंगे तो यह टर्म 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा? बोलिए 4y बराबर 20, तो y बराबर 20/4 यानी कि 5 होगा। फिर देखिए जब y बराबर 0, तो जब y 0 हो जाएगा तो यह टर्म गायब, तो क्या होगा? 3x बराबर 20, x बराबर 20/, क्या हो जाएगा? 6.6 हो जाएगा। अब इसके लिए भी एक सारणी बना लीजिए। x हो गया, y हो गया, x का मान 0, y का मान 5, फिर y का मान 0, x का मान, कोई दिक्कत? अब इस मान को क्या करेंगे? हम ग्राफ में रखेंगे। अब इसके लिए ग्राफ में मन कार्तीय तल में रखेंगे, है ना। कार्तीय तल में होता क्या है? एक खड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा। दोनों रेखा खींच लिए। यह हो गया आपका मूल बिंदु, या x अक्षर, इसको x कर दिए, इसको x डैश। या y हो गया, या y डैश हो गया।
अब इधर समान दूरी पर हम एक एक पॉइंट को लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 मिनट। तो यहां पे हो गया। अब देखिए मूल बिंदु से हमेशा हम समान दूरी पर कार्य करते हैं। समान दूरी पर कैसे कार्य करते हैं? मूल बिंदु से जितना हम दूरी पर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे 1 इकाई दूरी है ना, तो यहाँ पर आगे जो भी काम होगा वह सब 1-1 इकाई दूरी पर होगा। अगर यहाँ पर हम 5 लेते तो अगला पॉइंट कितना दूरी पर होता? 5-5 दूरी पर होता। या 5 होता तो अगला 10, उसके बाद वाला 15। अगर यह 2 होता तो अगला वाला पॉइंट कितना होता? 4। मैं जितना दूरी पहला पॉइंट का मूल बिंदु से होगा, अगला पॉइंट भी उतनी ही दूरी पर होगा। अगर पहला पॉइंट से इसकी दूरी हम 100 लेते तो अगला दूरी कितना हो जाता? 200। मैंने अगला पॉइंट आपका 200 आता। ऐसे यह निर्धारित होता। बात समझ आ रही है? तो यह हो गया, इधर का मान क्या होता है? धनात्मक। दाएं हो गया धनात्मक, मूल बिंदु से बाएं क्या होता है? ऋणात्मक। मूल बिंदु से ऊपर क्या होता है? धनात्मक। और नीचे क्या होता है? ऋणात्मक, है ना। तो इधर फिर रखेंगे हम माइनस को। बोलिए कोई दिक्कत? ऊपर हो गया धनात्मक, ठीक है। अब देखिए, अब मान को निर्धारित करना है। यहां पर मान रखने का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी मान दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि 2 3 दिया गया, तो पहला मान किसका नियामक होता है? एक्स का। और दूसरा मान किसका नियामक होता है? वाई का। तो एक्स नियामक अगर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वाई अक्ष के समांतर एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के द्वारा तय किया गया दूरी कितना है? 2 है। बस में रहा है। और वाई का मान 3 दिया, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स के समांतर वाई अक्ष पर किसी के द्वारा तय किया गया दूरी कितना है? 3 है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हमको पहले समीकरण के लिए x का मान कितना? 0 और y का मान कितना? 0। यानी कि मूल बिंदु से ना x ने की कोई दूरी तय किया और ना y ने कोई दूरी तय किया। जब किसी ने कोई दूरी तय नहीं किया तो इसका स्थान कहाँ होगा? मूल बिंदु पर होगा। कहाँ होगा? क्लियर है? फिर देखिए, अब x का मान कितना है? -2 और y का मान कितना है? -1। यानी कि x अक्ष पर उस बिंदु के द्वारा कौन सा दूरी तय किया गया? -2। यही ना है -2, यही होगा आपका। या किसके समांतर? y अक्ष के समांतर। और y का मान कितना है? -1। तो x अक्ष के समांतर वह दूरी तय करेगा कहां पर? -1 पर। यह -1 है, यह आपका होगा ना। अब देखिए, यह इसका कटान बिंदु हो गया। यही बिंदु कौन हो गया? -2 -1। अब इसको मिला देंगे, यह काम आप लोग करेंगे तो स्केल की सहायता से करेंगे, ठीक है। हो गया। इसका हम नाम दे देते हैं, क्योंकि 2 समीकरण है। एक रहता तो कोई बात नहीं, उसी के लिए होता, लेकिन नाम यहाँ पे देना अनिवार्य है क्योंकि हमको 2 समीकरण लेना है। यह कौन से समीकरण के लिए होगा? x - 2y बराबर 0। अब दूसरे समीकरण के लिए याद कीजिए, x का मान 0 और y का मान, यानी कि x अक्ष पर कोई दूरी तय नहीं किया गया, इसका मतलब वह 0 पर है। अब y अक्ष पर कितना दूरी तय किया गया? 5। यहां पर होगा यह, बोलिए। और देखिए y 0 और x पर 6.6, 6.5 होगा, यहां पर होगा, है ना। अब इसको मिलाते हैं, ठीक है। ना, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए गड़बड़ हो रहा है।
यह मिलेगा कहां पर, 4 पर और 2 पर, यानी कि x का मान 4 और y का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट भी निर्धारित कर देंगे। यह कितना हो गया, x का मान 6.6 और y का मान 0। यह कितना हो गया बोलिए, x का मान 0 और y का मान 5। यह तो हो गया 0 0 और यह आप जानते हैं यह कितना होगा, -2 -1 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक मान मिलेगा, x का मान कितना 4 और y का मान कितना 2। यही आपका हो गया हल। ठीक है, इसका भी नाम लिख दीजिए। कौन सा समीकरण है, 3x + 4y = 20। बोलिए कोई दिक्कत? तो ग्राफ से हम इस तरह से इसका हल ज्ञात करते हैं। ग्राफ ये भी समझ में आया? आपको मान निकालना है कम से कम 2 या 3, उससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं। उसको कार्तीय तल में रख देना उस बिंदु को और मिला देना है। क्लियर है? इसके बाद जो दूसरा विधि है वह है क्या, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, अब इस विधि को हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, है ना। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसका हम काम करते हैं। यह आप विधि देखेंगे, इसके आधार पे क्वेश्चन बनाएंगे।